नाउ अब हम स्टडी करेंगे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टबर्ननेस, मतलब वहां की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस भी थी ऐसी जिसकी वजह से जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ की हिस्ट्री को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है। रशियन रेवोल्यूशन जिसको कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है जिसके हेड होते हैं लेनिन। एंड उससे पहले अगर हम देखें तो वहां के जो रूलर थे वो थे सार निकोलस। तो सार निकोलस को एक अच्छा रूलर नहीं माना जाता है, सो दैट्स व्हाई वहां पे एक रशियन रेवोल्यूशन होता है। एट लास्ट जो रशियन रेवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जब रशियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया 1917 में सक्सेसफुल हो रहा है, तो 1917 के बाद 1922 तक अगर हम यहाँ पे 1917 से लेकर 1922 का टाइम देखें तो ये टाइम यहाँ पे सिविल वॉर का टाइम रहा। यहाँ पे होम अफेयर्स रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। एंड एट लास्ट 30 दिसंबर 1922 में फाइनली जो यूएसएसआर जो है वो इमर्ज होके आ जाता है, एक ग्रेट पावर बन के दुनिया के सामने आ जाता है 13 दिसंबर 1922। देन इसके हेड होते हैं लेनिन। अब लेनिन जो थे ये एक सोशलिस्ट लीडर थे, ये डेमोक्रेटिक थे। अब ये देखते हैं कि यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो गई है और यूएसएसआर में 15 न्यू एंटाइटीज थी, मतलब इसमें 15 न्यू देश थे। तो देन जो लेनिन होते हैं वो सोचते हैं कि अब यहाँ पे 15 जो कंट्रीज हैं उनकी डिफरेंट 100 कम्युनिटीज हैं, तो मैं इनको एक साथ जोड़ूंगा, एक साथ जोड़ के एक बहुत बड़ी ग्रेट पावर बन के हम दुनिया के सामने इमर्ज होंगे। अब उनकी ये सोच थी कि हम एक बहुत बड़ी पावर बनेंगे, बहुत एक ग्रेट पावर बन के इमर्ज होंगे। बट एट लास्ट क्या होता है कि 1922 में ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। एट लास्ट 1924 में यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो जाती है कि लेनिन की डेथ हो जाती है। एंड लेनिन के बाद यहाँ पे रूलर आते हैं स्टालिन। अब जब यहाँ पे स्टालिन आते हैं तो अगर हम स्टालिन को स्टडी करें तो स्टालिन के बारे में माना जाता है कि ये हिटलर से भी ज्यादा पावरफुल डिक्टेटर थे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ रही है। स्टालिन के आने के बाद यूएसएसआर में क्या हो रहा है, डिक्टेटरशिप आ रही है। और स्टालिन ने आते ही यहाँ पे वन पार्टी रूल कर दिया और वो वन पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। एंड वन पार्टी रूल और वो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम देखते हैं कि यहाँ के जो डिसीजंस होते हैं, यहाँ के डिसीजंस, यहाँ की फॉरेन पॉलिसी, यहाँ की इकोनॉमी, मतलब यूएसएसआर के जितने भी डिसीजंस है, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी, वहाँ की इकोनॉमी सारी जो है ये इस पे कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का। और जब यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल होता है वन पार्टी का तो यहीं से एक टर्म निकल के आती है जिसको बोलते हैं पॉलिट ब्यूरो। पॉलिट ब्यूरो का मतलब होता है जब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पे एक पॉलिटिकल इंटाइटी का कंट्रोल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिट ब्यूरो। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी के अंडर सिस्टम चलता है, जितना भी ऑफिस वर्क है, अब उस पे एक पॉलिटिकल इंटाइटी जो है वो वर्क कर रही है, एक कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर सारा सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई, मतलब ये चीजें अब अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि जो सिटीजन्स हैं अब ये सारे सिस्टम की वजह से वहाँ के जो कॉमन सिटीजन्स थे उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, वहाँ पे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। तो देन व्हाट हैपन कि यहाँ पे ये सब होने के बावजूद भी स्टालिन की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने 1928 में उन्होंने 5 ईयर प्लान लाया। यहाँ पे 1928 में उन्होंने यूएसएसआर में 5 ईयर प्लान लाया और दुनिया में ये फर्स्ट कंट्री थी 5 ईयर प्लान को लाने वाली, और यहीं से बाकी कंट्रीज ने भी इसको वारो किया और इंडिया ने भी यहीं से वारो किया था 5 ईयर प्लान। याद रखना, रशिया फर्स्ट कंट्री थी इन 1928 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था स्टालिन की गवर्नमेंट ने, देन बाकी कंट्रीज ने भी ये 5 ईयर प्लान यहाँ से वारो किया था। एंड इन 1953 में स्टालिन की डेथ हो जाती है। एंड इसके बाद जितने भी यहाँ पे रूलर्स आते हैं वो सब डिक्टेटर ही होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे रूलर्स आ रहे हैं वो डिक्टेटर है, और डिक्टेटर रूलर होने की वजह से यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो स्टेगनेंट हो जाती हैं, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। इवन कि वहाँ के कॉमन सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है, उनके पास कोई भी ऐसी राइट नहीं होता है कि जिस राइट को वो यूज करके अपनी कॉमन नीड्स को, अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के आगे रख सके। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो था वो कंप्लीट यहाँ का सिस्टम जो है वो वन पार्टी के हाथ में होता है, और वो जो पार्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा टोटलिटेरियन सिस्टम की होती है। मतलब स्टालिन के आने के बाद हम यूएसएसआर को देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म आ रहा है, यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म आ रहा है।
तो जिसकी वजह से अब ये सारा सिस्टम तो वहां के कॉमन सिटीजन्स को पसंद नहीं आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो पॉलिटिकल सिचुएशन में पॉलिटिकल स्टबर्ननेस को जो हमने एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे हम इसका एक सब पॉइंट दे सकते हैं, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप होने की वजह से जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। एट लास्ट जो लास्ट में आए थे मिखाइल गोर्बाचेव, तो उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्टेटरशिप क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद वहां की इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, मतलब वहां की इकोनॉमी इतनी ज्यादा वीक हो गई थी। अब इकोनॉमी को समझने के लिए कैसे वहां की स्टैग्नेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैग्नेशन मतलब जब ग्रोथ जो है वो एक सेम प्रोसेस पे चलती है, स्टैग्नेट हो जाती है, रुक जाती है, आगे प्रोग्रेस नहीं करती है। ये इकोनॉमी की टर्म है। जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो प्राइस है वो बढ़ गया तो उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। एंड स्टैग्नेशन में मतलब जब ग्रोथ रुक जाती है, वहीं पे स्टक हो जाएगी सेम सिचुएशन में, तो उसको हम स्टैग्नेशन बोलेंगे। तो इकोनॉमी भी स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो इसमें जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई थी। अब हम देख रहे थे कि 1945 के बाद यूएसए और यूएसएसआर सामने आ रहे हैं। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में क्या है कि वहां की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, जिसकी वजह से यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इकोनॉमी की वर्स्ट कंडीशन को समझने के लिए भी हम डिफरेंट पॉइंट्स में इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे थे कि 1945 के बाद जो यूएसए है और यूएसएसआर है वो टू मेजर पावर ब्लॉक्स बन के इमर्ज हो रही हैं। एंड व्हाट हैपन, इन दोनों में एक रेस लगी हुई है कि रेस लगी है, मैं सुपीरियर हूं और यूएसएसआर बोल रहा है मैं सुपीरियर हूं। तो अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करने के लिए इनमें एक रेस लगी है। तो लाइक दैट अब ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम में भी बताया था कि इनमें एक स्पेस रेस भी लगी थी। तो फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के कुछ हम सब पॉइंट्स बना लेंगे, क्योंकि इन सब पॉइंट्स की वजह से हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या इकोनॉमिक, क्योंकि एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वर द इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सब पॉइंट में हम जब डिवाइड करके इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है स्पेस रेस। अब स्पेस रेस में क्या है कि हमने देखा कि ये जो दोनों पावर ब्लॉक्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि पहले स्पेस पे कौन पहुंचेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे यूएसएसआर जो है वो जीत जाता है। तो यूएसएसआर की फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट स्पेस पे चली जाती है फर्स्ट। एंड इन यूएसएसआर का ही फर्स्ट पर्सन जो था वो स्पेस पे गया था, जिसका नाम था यूरी गागारिन। अब यहाँ पे यूएसएसआर को जीत तो मिल गई, वो पहले स्पेस पे तो पहुंच गया, बट अब स्पेस पे जाने के लिए बहुत सारा रिसोर्स भी यूज हुआ, बहुत सारा पैसा भी यूज हुआ। अब वो पैसा यूज जब वहां स्पेस पे हुआ, वही पैसा अपने कॉमन सिटीजन्स की बेसिक नीड्स पे यूज होना चाहिए था। अब वहां ऐसा नहीं हुआ, ये रेस में लगे हुए इन्होंने वो पैसा यूज कर लिया स्पेस पे जाने के लिए। तो ये भी एक रीजन रहा कि स्पेस रेस भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो यूएसएसआर की इकोनॉमी है वो स्टेगनेंट हो जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आर्म रेस। अब क्या है कि हम देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे यूएसए ने एक एटम बम फेंका था जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो अब यूएसएसआर कहीं ना कहीं इनसिक्योर है चीज़ों को लेके कि अगर उस टाइम पे यूएसए ने अगर एटम बम वहाँ फेंका था, जापान में फेंका था, तो हो सकता है कि अब मैं इसका रिवॉल्वरी हूँ तो मे बी ये मेरे ऊपर ना फेंक दे। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। तो बोला जाता है कि उस टाइम पे 26,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे इन दोनों स्टेट्स के पास। तो ये दोनों में आर्म रेस लगी है। अब आर्म रेस अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, आर्म्स बनाने के लिए, एम्यूनिशन के लिए बहुत सारा पैसा यूज होगा। अब लाइक दैट स्पेस रेस में हम देख रहे थे कि बहुत सारा पैसा जो कि अपने देश के लोगों के लिए यूज होना चाहिए था, अब वो वहां यूज नहीं हो रहा है, वो कहां यूज हो रहा है, आर्म रेस पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। देखा कि स्पेस रेस में भी बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो वेस्ट हो रही है। यहाँ पे आर्म रेस में भी बहुत सारे रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो रहा है। एंड देन कोल्ड वार। जो कोल्ड वार है वो अबाउट 45 ईयर्स तक चला, और 45 ईयर्स में जो यूएसएसआर होता है, यूएसएसआर ने अपनी बहुत सारी सैटेलाइट स्टेट्स को और बहुत सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज को हेल्प किया। अब जब वो उसको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट कैसी थी, वो फाइनेंशियल एड दे रहा था। अब जो पैसा मतलब अपनी कंट्री पे यूज होना चाहिए, अपनी यूनियन पे यूज होना चाहिए, अपने सिटीजन्स की डेवलपमेंट के लिए यूज होना चाहिए, अब वो पैसा कम्युनिस्ट कंट्रीज पे यूज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे उसने क्यूबा को सपोर्ट किया, तो वहां पे यूज हुआ। तो 45 ईयर्स में बहुत सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज को उसने सपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएसए और वियतनाम का युद्ध होता है, तो वियतनाम वहां पे जीत जाता है, तो वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। अब मतलब सपोर्ट कर रहा था, वहां पे उसको फाइनेंशियल एड दी जा रही है। तो इट्स मीन बहुत सारा पैसा वहां भी वेस्ट हुआ, और जिसकी वजह से मतलब पैसा ऐसी जगह वेस्ट हो रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो वही पैसा अपनी कंट्री में यूज होना चाहिए था, अपने सिटीजन्स के लिए यूज होना चाहिए था। तो कोल्ड वार भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा जिसकी वजह से जो यूएसएसआर की इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। एंड आर्म रेस, स्पेस रेस। तो आर्म रेस में एक पॉइंट आ जाता है कि अपनी मिलिट्री पावर को भी ये लोग एक्सपैंड कर रहे थे। तो मिलिट्री
मिलिट्री पावर को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारा पैसा यहाँ भी वेस्ट हुआ, मतलब आर्मी की व्हीकल्स बनाई जा रही हैं, बहुत सारे टैंक्स बनाए जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत सारी जो रिसोर्स है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मिलिट्री पावर भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा, इकोनॉमिक रीजन रहा बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। एंड बेटर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन इज आल्सो ए पॉइंट। अब हम देखते हैं कि बेटर एजुकेशन, जब यूएसएसआर के सिटीजन्स को बेटर एजुकेशन मिलती है, अब वो लोग अवेयर हो जाते हैं और वो देखते हैं कि यूएसए में एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है और हमारे यहाँ पे सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पे वहाँ पे लिबरलिज्म है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अब जब उनको लगता है कि नहीं वहाँ का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे सोशलिज्म सिर्फ नाम का है और सोशलिज्म कम्युनिज्म के नाम पे यहाँ पे डिक्टेटरशिप, यहाँ पे अथॉरिटेरियन सिस्टम है, तो वो क्या करते हैं कि अब वो चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले और हम भी कैपिटलिस्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाएं। तो ये बेटर एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इकोनॉमी के यहाँ पे हमने देखा कि स्पेस रेस, आर्म रेस, कोल्ड वार, मिलिट्री पावर एंड बेटर एजुकेशन। तो अब ये सारा जो सिस्टम है इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो यूएसएसआर है ये फेल हो रहा है टू फुलफिल द बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स। और जब उनकी बेसिक एस्पिरेशंस, बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो कंप्लीट पूरी नहीं होंगी तो लोग वहाँ रहना भी पसंद नहीं करेंगे और वहाँ के सिस्टम को पसंद नहीं करेंगे। अब कॉमन सिटीजन्स भी पसंद नहीं कर रहे हैं और यूनियन में जो बाकी इंडाइटीज थी, बाकी कंट्रीज थी, वो भी वहाँ पे पसंद नहीं कर रही थी उनके साथ रहना। तो एट लास्ट ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन में। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए भी हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में समझेंगे, को हम सब पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले हेलिश ब्यूरोक्रेसी। मतलब हेलिश ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया था। एंड हम इसको एक टर्म दे सकते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मीन्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है। अगर एक सिटीजन ने कुछ अपना काम करवाना है तो इसको एक बहुत लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से वहां के जो कॉमन सिटीजन्स थे उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। तो ये ब्यूरोक्रेटिक रूल एक रिजिड होने की वजह से रेड टेपिज्म भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के फेल होने के पीछे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नो ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में वहाँ पे रिलेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, क्या काम कर रही है, सिटीजन्स को कुछ भी पता नहीं होता था। मतलब वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जो भी रूल है एकदम से वो लोगों पे थोप दिया जाता था कि आपको ये काम करना है और करना ही है, कंपलसरी है सभी के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से भी एक रीज़न रहा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन फेल होने। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है थर्ड पॉइंट है सोवियत अफगान वार। सोवियत अफगान वार जो हुआ 1979 में, 1979 से लेके 1989 तक ये वॉर हुआ, मतलब अबाउट 10 ईयर्स तक हुआ। तो अगर सोवियत अफगान वार को हम स्टडी करेंगे, ये आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, तो हम ये एक अलग से भी इसको थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप इतना याद रखो कि एक ग्रुप था मुजाहिदीन ग्रुप और अफगान गवर्नमेंट के बीच में ये वॉर हुआ। एंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से यूएसएसआर ने अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अब उनको जब सपोर्ट किया तो कुछ फाइनेंशियल एड भी दी। तो ये एक रीजन रहा, ये सोवियत अफगान वार भी एक रीजन रहा वहां के यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के पीछे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम तीन अलग अलग पॉइंट्स में समझ रहे हैं तो हमें ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। वहां पे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो फेल हो जाती है। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, वहां का बहुत सारी इंस्टेबिलिटी आ गई है वहां पे। एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की वजह से भी यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी इतनी अच्छी नहीं है वहां की, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है। वहां पे रेड टेपिज्म है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एंड एक वॉर होता है सोवियत अफगान वार जिसको कि यूएसएसआर सपोर्ट करता है और वही सपोर्ट करने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां की फेल हो जाती है। एंड नेक्स्ट, अब जब हम देख रहे हैं कि वहां का जो सिस्टम है वो इतना स्टेबल नहीं है, तो यहाँ की जो 15 इंटाइटीज थी जिसमें कि बाल्कन स्टेट्स एंड बाल्टिक कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड लास्ट जो इसकी सक्सेसर स्टेट रही रशिया। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सॉवरेनिटी। अब हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे ये पूरा सिस्टम जो है ये डिक्लाइन कर रहा है, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक रीजंस जो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी नहीं है, ये सब रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से जो यूएसएसआर का सिस्टम है ये पूरा खोखला हो रहा है। तो एट लास्ट जो इसमें कंट्रीज थी 14 कंट्रीज, एक रशिया थी 15, तो अब वो कंट्रीज भी यहाँ पे नहीं रहना चाहती, वो अपना अलग से एक नेशन बनाना चाहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाल्टिक कंट्रीज थी,
तो लास्ट मैंने क्लास में बताया था 15 न्यू एंटाइटीज थी, जिसमें कि बाल्टिक कंट्रीज थी। बाल्टिक मतलब ये एक सी है, तो बाल्टिक सी के पास जो कंट्रीज थी, इसमें 3 कंट्रीज थी, लिथुनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया। तो सबसे पहले इन्होंने फ्रीडम की डिमांड की कि हम जो है यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे। एंड जब ये डिमांड करते हैं तो बाकी वाले भी इनको देख के फ्रीडम की डिमांड करते हैं, इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। अब ये सॉवरेन रहना चाहते हैं, ये किसी के अंडर नहीं रहना चाहते, ये फ्री रहना चाहते हैं, तो सॉवरेनिटी की डिमांड करते हैं। तो बाल्टिक कंट्रीज को देख के बाकी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बाल्कन कंट्रीज ये भी डिमांड करते हैं कि हम भी यूएसएसआर के साथ नहीं रहेंगे। अब ये जो पूरा सिस्टम हम समझते हैं कि ये सब रीजंस रहे बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जो मेन रीजन ये इंटरनल वीकनेसेस थी। वीकनेसेस को स्टडी करने के बाद यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जिनको कि बहुत रिस्पॉन्सिबल माना जाता है गोरबाचेव को, मिखाइल गोरबाचेव को के कुछ ऐसे रिफॉर्म्स थे जिनको कि माना जाता है कि वो रिफॉर्म्स लाने की वजह से जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो ये कौन से ऐसे रिफॉर्म्स थे जिनकी वजह से जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है? फर्स्ट था ग्लासनोस्ट एंड सेकंड था पेरेस्ट्रोइका। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका में क्या हो रहा है कि ये आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, तो इनको हम अलग से स्टडी करेंगे, बट आप जस्ट यहाँ पे इतना याद रखो कि ग्लासनोस्ट में जो है वो लोगों को वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल रही है, एंड पेरेस्ट्रोइका में लोगों को मतलब वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की जा रही है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वहाँ का पॉलिटिकल, वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम। अब जब पहले वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पे लोगों के पास राइट्स नहीं थे, और एकदम से जब वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलती है तो क्या होगा कि गोरबाचेव तो सिर्फ मतलब एक मोहरा माने जाते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि पीछे इंटरनल वीकनेसेस की वजह से मतलब वो पूरा यूएसएसआर का जो पूरा सिस्टम है वो खोखला हो गया। गोरबाचेव आए और उन्होंने एक धक्का दिया और वो नीचे गिर गया। तो यही है कि एकदम से जब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था और अचानक से जब गोरबाचेव आते हैं और वो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप हो गई, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेट हो गई है, पॉलिटिकल सिस्टम स्टेगनेट हो गया है, अब यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और जब वो रिफॉर्म्स लाते हैं तो उन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से जो यूएसएसआर है एकदम से जब बोलने की आज़ादी मिलती है, और पहले से बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम थे कि वहाँ के सिटीजन्स जो थे वो खुश नहीं थे। एंड क्या होता है कि जब उन्हें आज़ादी मिलती है और वो बोलते हैं और इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं, फ्रीडम की डिमांड करते हैं, तो यही 2 रिफॉर्म्स थे जिनकी वजह से यूएसएसआर है फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एंड एट लास्ट 1991 में अगस्त कूप होता है। कूप का मतलब होता है तख्ता पलट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि मिखाइल गोरबाचेव जो थे वो लास्ट रूलर थे वहाँ के। तो अगस्त कूप होता है, मिलिट्री रूल लग जाता है, इमरजेंसी लग जाती है यहाँ पे, एंड क्रीमिया में गोरबाचेव को डिटेंशन में रख दिया जाता है। एंड एट लास्ट जब वो डिटेंशन में थे तो कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर थे बोरिस जेल्स्टीन। बोरिस जेल्स्टीन जो थे उन्होंने एक स्पीच दी और कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को रिजाइन किया और एक स्पीच दी, उसी स्पीच की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। और फेमस हो जाते हैं तो लोग मतलब उस स्पीच में उन्होंने बोला कि हम जो कम्युनिस्ट रिजीम है इसको खत्म कर देंगे और यहाँ पे हम कैपिटलिस्ट की तरफ अब आगे कदम बढ़ाएंगे, और यहाँ पे सभी जो सिटीजन्स हैं उनको राइट्स होंगे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने अपनी स्पीच में बोली। तो उसी स्पीच की वजह से वो बहुत ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो जाते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, और एट लास्ट उनको वहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है इन 1991 में। एंड व्हाट हैपन कि थोड़ी देर के बाद जब मिखाइल गोरबाचेव डिटेंशन से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है। एंड डिसइंटीग्रेशन होने के बाद अब जैसे मेरी जो पहले पोजीशन थी वो अब नहीं है, अब मेरी पोजीशन यहाँ पे नहीं है क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो एट लास्ट 21 दिसंबर 1991 को वो एक डिक्लेरेशन करते हैं। उस डिक्लेरेशन का नाम होता है एल्मा अटा डिक्लेरेशन, जिसका मतलब होता है ऑल नेशंस फ्रीडम। तो फाइनली वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज यूनाइट हुई थी, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और फाइनली जो यूएसएसआर है ये दुनिया के नक्शे से मतलब हम बोल सकते हैं कि गायब हो जाता है। गायब नहीं होता है, बट क्या है कि जो कंट्रीज पहले इकट्ठी थी, एक यूएसएसआर का एक कंप्लीट जो दिखाया जाता था, अब वो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है। तो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर यहाँ पे 15 न्यू एंटाइटीज बन के इमर्ज होती हैं, और वहीं 15 एंटाइटीज होती हैं, एंड वो थी बाल्टिक कंट्रीज, बाल्कन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और इसकी सक्सेसर स्टेट जो थी वो रही रशिया। और रशिया को सक्सेसर स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ का एरिया भी ज़्यादा था, एंड मोस्ट डोमिनेंट रोल उसी ने प्ले किया था, एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी उसी को मिलती है, और जितने भी यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन्स थे वो भी रशिया को ही मिलते हैं।